चंगेज खान जिन्हें इतिहास का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान ने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार दिया था, इंक्लूडिंग खुद का परिवार भी उनमें शामिल था, जिन्हें चंगेज खान ने मारा। चंगेज खान का मकसद चीन की दीवार को पार कर बीजिंग को लूटना था। चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में हुआ था। उन्होंने अपने आसपास के लगभग एशिया के हर देशों में अपना अधिकार जमा लिया था। तब चंगेज खान की नज़र भारत में पड़ी। वह भारत में आया तो चंगेज खान को भारत में जीतने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोलों के सर कलम कर दिए और यहीं से मंगोल अंपायर का खात्मा हुआ। यह तो हुआ कहानी का फर्स्ट पार्ट जिस इतिहासकारों ने बताया है, और ये हो भी सकता है कि ये सच हो, लेकिन मैं चंगेज खान के हिस्ट्री का दूसरा पार्ट बताने वाला हूँ, जिसमें चंगेज खान को एशिया का सबसे अच्छे शासक में से एक बताया है। वीडियो को पूरा देखें। चंगेज खान एशिया का शासक था, तो क्या सच में इस्लामिक इतिहासकार और ईसाई इतिहासकार ने उन्हें क्या सच में बदनाम किया था? मैं आपको बताऊंगा चंगेज खान को एशिया के इतिहासकार कैसे देखते हैं, और यह है चंगेज खान का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में यूरोपियन इतिहासकार की राय है। कोई कहता है कि चंगेज खान भारत आया था, कोई कहता है कि चंगेज खान कभी भारत आया ही नहीं था। अब देखते हैं कि एशिया के इतिहासकार ने चंगेज खान के बारे में क्या बताया है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग चंगेज खान को मुसलमान ही समझते हैं। आमतौर पर लोगों के बीच यह मान्यता है कि जो खान है इसका मतलब वो पक्का मुसलमान ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंगेज खान मुसलमान नहीं था। वो हिंदू धर्म की तरह एक प्राकृतिक पूजा धर्म का अनुयायी था, जिसे तेग्रिज्म कहा जाता है। तेग्रिज्म में आकाश के देवता तेगरी को ही पूजनीय माना जाता है। इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोध करता है, जबकि तेग्रिज्म में मूर्ति पूजा होती है। इसलिए इस्लाम और तेग्रिज्म के बीच एक ऐतिहासिक दुश्मनी और घृणा रही है। फिर लोगों के मन में यह सवाल भी उठेगा कि यह सारे खान मुसलमान ही क्यों होते हैं? ये इतिहास में सामूहिक धर्म परिवर्तन की एक अलग कहानी है, जिसे हम सबको सबक लेना चाहिए। दरअसल सच्चाई यह है कि चंगेज खान इतिहास का वो किरदार है जिसके बारे में इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा झूठ बोला है। इस्लामिक और ईसाई इतिहासकारों ने चंगेज खान को अत्यंत क्रूर और बर्बर साबित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, जबकि हकीकत में चंगेज खान ऐसा नहीं था। चंगेज खान इससे एकदम उलट उसूलों और आदर्शों वाला इंसान था। यह बात आपको बहुत अजीब और उलझन वाली लगेगी, लेकिन आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि आखिर चंगेज खान ने उस वक्त के सबसे धनी देश भारत में हमला किया था या नहीं। इस्लामिक इतिहासकारों की तरह ईसाई यूरोपियन इतिहासकार भी चंगेज खान से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सके कि यूरोपियन नस्ल के अलावा कोई एशिया के नस्ल का इंसान भी विश्व विजेता बन गया। आपने इस बात पर गौर किया होगा कि यूरोपियन नस्ल के योद्धा जैसे सिकंदर, नेपोलियन और जूलियस सीजर की प्रशंसा में यूरोपियन इतिहासकार ने 4 चांद लगा दिए हैं। इन योद्धाओं को यूरोपियन इतिहासकारों ने विश्व विजेता की पदवी से नवाजा, लेकिन चंगेज खान ने इन योद्धाओं से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। फिर भी यूरोपियन इतिहासकार ने चंगेज खान को कभी भी विश्व विजेता की संज्ञा नहीं दी। इसी तरह इस्लाम के विद्वान चंगेज खान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि अगर चंगेज खान नहीं होते तो आज मुसलमानों की संख्या 3 गुनी होती। चंगेज खान और उनके वंशजों ने बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों का सफाया कर दिया था, और इनकी वजह से इस्लामिक क्रूरता और अनाचार, इस इस्लामिक अनाचार और क्रूरता का बदला चंगेज खान ने बहुत बेरहमी से लिया था। इस्लामिक इतिहासकार इसलिए भी चंगेज खान से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती कि एक काफिर सेनापति ने दुनिया का सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। चंगेज खान ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी किसी पर बिना वजह हमला नहीं किया। उसने युद्ध को यथासंभव टालने की कोशिश की थी। चीन के नक्शे के ठीक ऊपर एक देश मौजूद है जिसे मंगोलिया कहा जाता है। मंगोलिया में बहुत सारी जनजातियां और कबीले थे जो सदैव आपस में लड़ते थे। इस आपस की लड़ाई का लाभ हमेशा चीन के राजाओं ने उठाया। चीन के राजा बहुत चालाकी से इन जनजातियों को आपस में लड़वाते और इन्हें टैक्स और उपहार प्राप्त करते थे। जिस मंगोल योद्धा ने भी मंगोलिया की सभी जनजातियों को इकट्ठा करके एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की, उस मंगोल योद्धा को चीन के राजाओं ने मरवा दिया। अंबागाई चंगेज खान के चाचा थे। चंगेज खान के जन्म से कुछ साल पहले ही अंबागाई ने मंगोलियों के सभी जनजातियों को इकट्ठा करके सेना बनाने की कोशिश की, तो चीन के राजाओं ने अंबागाई को कैद कर लिया और उनको चीन में लेकर कत्ल कर दिया। इस घटना से पता चलता है कि मंगोलियों की चीन के राजाओं के साथ ऐतिहासिक और जन्मजात दुश्मनी थी। 1206 में चंगेज खान ने सभी मंगोलों जनजातियों को इकट्ठा कर लिया और मंगोलियों को एक राष्ट्र में बदल दिया। इसके बाद चंगेज खान की उपाधि हासिल की। दरअसल पहले चंगेज खान का नाम तिमुजिन था। 1215 तक चंगेज खान ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया और बीजिंग को नष्ट कर दिया। इस तरह चंगेज खान ने अपने चाचा की मौत का बदला ले लिया, लेकिन 1218 में चंगेज खान को मजबूरी में कारा खिताई अंपायर पर हमला करना पड़ा।
काराखिताई एम्पायर आज के दक्षिणी रूस के आसपास फैला हुआ साम्राज्य था। दरअसल काराखिताई एम्पायर के राजा ने मंगोल के एक शहर पर हमला किया और उस शहर के शासक का कत्ल कर दिया। संयोग से उस शहर के शासक का विवाह चंगेज खान की एक रिश्तेदार के साथ होने वाला था। इस घटना ने चंगेज खान को क्रोधित कर दिया और इसलिए उसने पूरे काराखिताई साम्राज्य का सफाया कर दिया। 1218 में काराखिताई एम्पायर को नष्ट करने के बाद चंगेज खान के साम्राज्य की सीमा ख्वाराज्म के साम्राज्य से जाकर भिड़ गई। ख्वाराज्म उस वक्त का बहुत बड़ा रियासत था जिसकी सीमाएं भारत की सिंधु नदी से टकराती थी। ख्वाराज्म की रियासत में आज पूरा अफगानिस्तान था। यहाँ का बादशाह अलाउद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय था जो तुर्की ममलूक नस्ल का मुसलमान था और वो ईरान से राज चला रहा था। ये वो समय था जब तुर्की नस्ल के मुसलमान एशिया के कई बड़े देशों को गुलाम बनाकर उन पर राज कर रहे थे। ईरान तब तुर्की नस्ल के अलाउद्दीन का गुलाम था, यानी तुर्की का ही उपनिवेश था। अलाउद्दीन के ख्वाराज्म के साम्राज्य में ईरान के अलावा ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और आज के पाकिस्तान के पेशावर के आसपास कुछ हिस्सों में शामिल थे, यानी ये अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य था। 1218 में चंगेज खान ने व्यापार करने के उद्देश्य से ख्वाराज्म में 500 लोगों का एक व्यापारिक और राजनीतिक दल भेजा, लेकिन अलाउद्दीन ने अपने विनाश को निमंत्रण दिया और उन सभी 500 लोगों को बेरहमी से अपने उत्तरार्ध राज्य में कत्ल करवा दिया। इनके बाद भी चंगेज खान ने अपना धैर्य नहीं खोया और दोबारा 3 राजदूत को अलाउद्दीन के दरबार में भेजे। इनमें से एक राजदूत का सिर अलाउद्दीन ने कटवा दिया और बाकी 2 राजदूतों को बहुत जलील करके भेज दिया। इसके बाद चंगेज खान के पास अलाउद्दीन के खिलाफ युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। चंगेज खान जैसी आर्मी उस वक्त किसी के पास नहीं थी। अलाउद्दीन परास्त हो गया और उसने भागकर कैस्पियन सागर के पास एक द्वीप पर शरण ले ली, जहां 1220 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन का बेटा जलाउद्दीन ख्वाराज्म का वारिस बना। बाद में मंगोल सेनाओं ने जलाउद्दीन का भी खात्मा कर दिया। साल 1221 में चंगेज खान का पड़ाव सिंधु नदी के तट पर था और वह भारत पर हमला कर सकता था क्योंकि उसने ख्वाराज्म के बादशाह जलाउद्दीन की सेना के आखिरी आदमी का भी कत्ल करवा दिया था। ख्वाराज्म का साम्राज्य खत्म करते हुए चंगेज खान ने समरकंद, बुखारा, निसापुर, उत्तरार और गोरगान जैसे तमाम इस्लामिक सभ्यता के सेंटर्स को नष्ट कर दिया था। यही वजह है कि मुल्ला, मौलवी, आलिम, उलेमा चंगेज खान से आज भी बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। इन पूरी ऐतिहासिक घटनाओं से ये समझ आता है कि चंगेज खान ने सदैव युद्ध टालने की कोशिश की थी। उसने भारत पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत पर हमला करने की वजह उसके पास नहीं थी और वो पहले तुर्की के क्रूर मुसलमानों की गुलामी झेल रहे हिंदुओं को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। और यही सब बात एशिया के इतिहासकारों ने बताया। अब आप डिसाइड कीजिए कि चंगेज खान क्रूर था या नहीं, क्योंकि पूरी बात तो मैंने आपको बता दिया है। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।